नमस्कार। इस डीप डाइव एनालिसिस में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स को ना एक बहुत बड़े क्राइम सीन की तरह इमेजिन कीजिए, जहां बड़े बड़े बैंक्स और भारी भरकम इंस्टीट्यूशंस आते हैं, अपना काम करते हैं और अपने पीछे कुछ बहुत ही खास सुराग छोड़ जाते हैं। तो आज का फोकस इन्हीं सुरागों को ट्रैक करने पर है। शुरुआत एक बहुत ही लॉजिकल सवाल से करते हैं। क्या कभी नोटिस किया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स अचानक से इतनी वायलेंट और एक्सप्लोसिव ताकत के साथ रिवर्स क्यों हो जाते हैं? एकदम से ट्रेंड बदल जाता है। सच कहूं तो ये बदलाव कभी भी रैंडम नहीं होता है। इसके पीछे बड़े खिलाड़ियों की बहुत ही सावधानी से सेट की गई एकदम कैलकुलेटेड चालें होती हैं। चलिए, इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी गहराई में चलते हैं। इसे समझने के लिए ग्लोबल मार्केट्स की तुलना एक लोकल फार्मर्स मार्केट से करके देखते हैं। मान लीजिए मार्केट में अचानक सेब बहुत ज्यादा आ जाए, सप्लाई फुल हो जाए, तो क्या होगा? दाम तुरंत गिर जाएंगे, राइट? ग्लोबल करेंसीज को ऊपर नीचे मूव करने वाला मैकेनिज्म भी बिल्कुल यही है। एकदम सेम टू सेम सप्लाई और डिमांड का खेल। तो हमारे इस इन्वेस्टिगेशन का एजेंडा क्या होगा? एक क्लियर मेंटल मैप के लिए हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स। दूसरा, ट्रेडिंग जोन्स की एनाटॉमी। तीसरा, इन जोन्स को ड्रॉ करने की कला। चौथा, ब्रेकआउट्स बनाम मार्केट ट्रैप्स। पांचवा, एग्जीक्यूशन की रणनीतियां। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग का माइंड गेम। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स। बड़े खिलाड़ियों की इस इन्वेस्टिगेशन को अब ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सप्लाई और डिमांड जोन्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, चार्ट पर दिखने वाले ये कोई रैंडम स्पाइक्स या तुक्के नहीं हैं। ये असल में वो ब्रॉड प्राइस एरियाज होते हैं जहां पास्ट में बायर्स और सेलर्स के बीच एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आया था और उसी इम्बैलेंस की वजह से मार्केट में बड़े मूव्स आए। इन्हीं जोन्स के अंदर मेजर हेज फंड्स और बड़े बड़े संस्थानों के पेंडिंग या अनफिल्ड ऑर्डर्स का असली निशान छिपा होता है। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो अक्सर सिर्फ पतली, बहुत ही नाजुक लाइंस की तरह होते हैं जो थोड़ा सा प्रेशर पड़ने पर आसानी से टूट सकती हैं। लेकिन इसके उलट ये सप्लाई और डिमांड जोन्स एक मोटे, थिक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये मार्केट की लिक्विडिटी को पूरी तरह से सोख लेने की ताकत रखते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रेडिंग जोन्स की एनाटॉमी। चलिए देखते हैं कि चार्ट पर इन एरियाज को विजुअली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जो स्लाइड है, ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि एक जोन के मेनली 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है द बेस। ये वो शांत एरिया है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के अपनी पोजीशंस बनाते हैं। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, जिसे कहते हैं द लेग आउट। ये वो मजबूत और एक्सप्लोसिव मूव है जहां से मार्केट पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि मजबूत और कमजोर जोन्स में असल में क्या फर्क होता है? देखिए, जब भी प्राइस किसी जोन में वापस लौट कर आता है तो वो उस इंस्टीट्यूशनल बैंक अकाउंट से मान लीजिए एक विड्रॉल कर लेता है, एक हिस्सा निकाल लेता है। इसीलिए किसी भी जोन का फ्रेश होना उसका सबसे क्रिटिकल ट्रेट है। जो जोन्स अनटच्ड होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, वहां रिस्क रिवॉर्ड हमेशा सबसे ज्यादा हाई होता है और जो टेस्ट हो चुके हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जोन्स ड्रॉ करने की कला। थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटी प्रैक्टिकली इन सीन्स की मैपिंग कैसे करती है। इस टॉपिक पर ना कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है, कैंडल बॉडीज बनाम कैंडल विक्स। अगर कैंडल बॉडीज का इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत ही टाइट जोन मिलता है, जिससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कैंडल विक्स को भी शामिल कर लें तो जोन थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिससे ऑर्डर के फिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दोनों ही फॉरेंसिक तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इसी बात पर एक क्रेडिट यूजर का ये कोट एकदम फिट बैठता है। उन्होंने लिखा है, मैं सप्लाई और डिमांड जोन ट्रेडिंग को एक साइंस की तरह नहीं बल्कि एक आर्ट की तरह देखता हूं। और सच कहूं तो ये बात 100% सही है। इन एरियाज को मैप करने के लिए एक तरह की सब्जेक्टिव स्किल चाहिए होती है। आखिर मार्केट का प्राइस कोई मशीन तो है नहीं जो किसी के ड्रॉ किए हुए बॉक्स का आंख बंद करके रूल की तरह पालन करे। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, सेक्शन 4, ब्रेकआउट्स बनाम मार्केट ट्रैप्स। चलिए मार्केट में बिछाए जाने वाले उन जालों की बात करते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है एक रियल ब्रेकआउट और एक फेकआउट के बीच का वो बारीक अंतर। फेकआउट्स असल में जानबूझकर बनाए गए ट्रैप्स होते हैं। इन्हें खास तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि इमोशनल ट्रेडर्स को फंसाकर मार्केट की लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा सके।
जबकि एक असली ब्रेकआउट हमेशा उस लेवल के बाहर एक बहुत ही मजबूत कैंडल बॉडी के साथ क्लोज होता है। किसी स्टॉप हंट का शिकार होने से कैसे बचा जाए, इसके लिए इस एसेंशियल फॉरेंसिक चेकलिस्ट को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। बस कुछ सवाल पूछने हैं। क्या वो लेवल पहले टेस्ट हो चुका है? क्या वहाँ कोई बिल्डअप दिख रहा है? क्या लिक्विडिटी स्वीप हुई? क्या क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग थी? क्या उस सेशन में हाई वॉल्यूम है? और सबसे ज़रूरी, क्या अगली कैंडल में कोई फॉलो थ्रू मिला? ये सारे बॉक्स टिक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मूव करते हैं 5वें सेक्शन पर, एग्जीक्यूशन की रणनीतियां। अब वक्त आ गया है कि इस पूरी थ्योरी को एक बहुत ही कॉन्क्रीट ट्रेडिंग प्लान में बदला जाए। तो एग्जीक्यूशन के लिए ये सेट एंड फॉरगेट एंट्री मेथड देखिए। ये एकदम इमोशनलेस और सिस्टमैटिक तरीका है। स्टेप 1, चार्ट पर एक फ्रेश जोन को आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, वहां शांति से अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस करना। स्टेप 3, जो डिजिटल लाइन है उसके ठीक बाहर अपना स्टॉप लॉस सेट करना। और फाइनली एक क्लियर और रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट तय करना। बस उसके बाद मार्केट को अपना काम करने देना है। 66%। सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन डेटा बताता है कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स और सख्त रिस्क कंट्रोल्स का इस्तेमाल करने वाले सिस्टमैटिक ट्रेडर्स ने मेजर फॉरेक्स पेयर्स में इतना हाई विन रेट अचीव किया है। ये इस बात का सॉलिड सबूत है कि जब ट्रेडिंग में भावनाओं को हटाकर एक अनुशासित तरीका अपनाया जाता है तो रिजल्ट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। और अब इस एनालिसिस का आखिरी और शायद सबसे जरूरी फेज, सेक्शन 6, ट्रेडिंग का माइंड गेम। स्ट्रैटेजी अपनी जगह है, लेकिन मार्केट में सरवाइव करने के लिए जो साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन चाहिए वो सबसे ऊपर आता है। यहां क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। वो पैटर्न्स चार्ट पर ढूंढना जो असल में वहां हैं ही नहीं, या फिर उन पुराने थके हुए जोन्स में ट्रेड करने की कोशिश करना जिनका सारा जूस निकल चुका है। सच तो ये है कि मार्केट किसी का उधार नहीं खाता। वो हर दिन एक 5 स्टार सेटअप देने के लिए बाध्य नहीं है। धैर्य रखना ही यहां सबसे बड़ा गेम है। तो आखिर में सोचने के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और जरूरी सवाल छोड़कर जाते हैं। जब मार्केट में अगला बड़ा और एक्सप्लोसिव मूव आएगा तो क्या कोई ट्रेडर वो चालाक शिकारी बनेगा जो इन इंस्टीट्यूशनल निशानों को ट्रैक कर रहा है, या फिर वो खुद एक शिकार बनकर मार्केट के जाल में फंस जाएगा? आज के इस पूरे एनालिसिस का असली कंक्लूजन यही है, जो चार्ट्स को एक बिल्कुल नए और ज्यादा शार्प नजरिए से देखने की चुनौती देता है।